जय हिंद बच्चों। आज हम लोग भारतीय संविधान के विकास के चरण में ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटिश महारानी के शासनकाल में संविधान और संविधान के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय संविधान के विकास के दो चरण हैं। पहला चरण ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारतीय संविधान का विकास और दूसरा चरण क्राउन के मतलब ब्रिटेन के महारानी के शासनकाल में भारतीय संविधान का विकास। तो ब्रिटेन की महारानी के हाथ में भारत का शासन 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के बाद गया। मतलब सिपाही विद्रोह जो 1857 ईस्वी में हुआ था, तो 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के बाद भारत का सत्ता ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया और 1857 ईस्वी के बाद भारत के संविधान के विकास के दिशा में जो अधिनियम पारित किए गए, जो नए नए कानून बनाए गए, उसको हम महारानी के शासनकाल में भारतीय संविधान के विकास के चरण के नाम से जानते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 1858 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, मतलब 1858 का अधिनियम। तो 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के बाद संवैधानिक विकास की दिशा में जो पहला अधिनियम पारित हुआ था उसे 1858 ईस्वी का अधिनियम के नाम से जानते हैं। इस 1858 ईस्वी के अधिनियम के समय भारत के जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। मतलब सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे और 1858 ईस्वी के अधिनियम के आगमन के समय भी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे और इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। अब मन में प्रश्न होगा कि 1858 ईस्वी के अधिनियम की मुख्य बातें क्या थी। तो आइए देखते हैं 1858 ईस्वी के अधिनियम की मुख्य बातें क्या है। तो पहला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। मतलब 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत का सत्ता ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया। मतलब भारत की साम्राज्ञी ब्रिटेन की महारानी बन गई। दूसरा, 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। मतलब 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो 1858 के एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वहां पर एक नए पद का सृजन किया गया, नया पद का सृजन किया गया। उसका नाम था वायसराय और वायसराय का मतलब होता है महारानी का मुकुट। मन में प्रश्न होगा 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बता दें कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। चूंकि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय के पद का सृजन किया गया, तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया। दूसरी बात, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। हमने पिछले क्लास में कहा था कि 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा व्यापारिक मामलों को देखरेख करने के लिए और राजनीतिक मामलों को देखरेख करने के लिए दो अलग अलग समितियां बनी थी, दो अलग अलग संस्थान बने थे, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। अगली बात कि 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा दोहरी शासन प्रणाली जो 1784 में लागू किया गया था
उसे भी यहां समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत के मामलों की देखरेख करने के लिए, भारत के राजनीतिक मामलों की देखरेख करने के लिए इंग्लैंड में एक 15 सदस्यों वाली भारत परिषद का गठन किया गया। मतलब भारत के राजनीतिक मामलों की देखरेख करने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। और इस 15 सदस्यीय भारत परिषद के जो अध्यक्ष होते थे वह थे भारत सचिव। मतलब 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा एक भारत सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया। उसके बाद इस अधिनियम की नई बातें कि 1858 ईस्वी के अधिनियम में कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी यदि अपना वार्षिक बजट तैयार करेगी तो उस बजट को ब्रिटेन के संसद के सामने निश्चित तौर पर पेश करना होगा। बिना संसद के दिखाए वह बजट पारित नहीं करा सकती। 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति या राज हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि इसमें बहुत सारी सुविधाएं भारतीयों को मिला, इसलिए भारत के शिक्षित वर्ग के लोगों ने 1858 ईस्वी के अधिनियम को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। मतलब 1858 ईस्वी के अधिनियम को भारत के शिक्षित वर्ग के लोगों ने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। 1858 ईस्वी के अधिनियम में जो कमियां रह गई थी, कुछ त्रुटियां थी, उस त्रुटियों को दूर करने के लिए 1861 ईस्वी में एक नया भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। मतलब ब्रिटेन के महारानी के शासनकाल में संवैधानिक विकास का जो दूसरा चरण था वह था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस समय भारत के गवर्नर जनरल या भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इस 1861 के अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल या वायसराय के परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। मतलब वायसराय के परिषद में या गवर्नर जनरल की परिषद में पहले भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन 1861 के अधिनियम के द्वारा पहली बार वायसराय के परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। दूसरा, वायसराय को अध्यादेश, मतलब विषम परिस्थिति में, आपातकालीन स्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। और वायसराय के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश ऑर्डिनेंस 6 महीना तक प्रभावी रह सकता था। 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय के परिषद में एक 5वां सदस्य को जोड़ दिया गया। उस 5वां सदस्य का नाम था विधि विशेषज्ञ। वह कानून के मामला में जो विशेषज्ञ होते थे उन्हें वायसराय के परिषद में 5वां सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे वर्तमान समय में रेल विभाग अलग है, रक्षा विभाग अलग है, शिक्षा विभाग अलग है, स्वास्थ्य विभाग अलग है। तो इस प्रकार के विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम में ही शामिल किया गया। 1861 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई के विधान परिषद को भी कानून बनाने का अधिकार मिल गया। पहले कलकत्ता को ही था केवल, लेकिन 1861 के अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास की विधान परिषद को भी कानून बनाने का अधिकार मिल गया। मैंने पहले कहा कि 1861 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा वायसराय के परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। तो मन में एक प्रश्न होगा कि भारतीय जो वायसराय के परिषद में शामिल हुए कौन कौन थे? तो 3 को शामिल किया गया था। पहला, महाराजा नरेंद्र, पटियाला के राजा महाराजा नरेंद्र को, उसके बाद बनारस के राजा देवनारायण सिंह को और मराठवाड़ा के राजा सर दिवाकर राव को वायसराय के परिषद में पहली बार शामिल किया गया। उसके बाद इस 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया और अपने कमिश्नरी के सीमा को परिवर्तित करने का, मतलब विस्तार करने का या संकुचित करने का भी अधिकार प्रदान किया गया।
1861 के अधिनियम के बाद महारानी के शासनकाल में संवैधानिक विकास के दिशा में जो तीसरा अधिनियम पारित किया गया उसका नाम था 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। मतलब महारानी के शासनकाल में भारतीय संविधान के विकास के दिशा में जो तीसरा अधिनियम बना उसका नाम था भारत परिषद अधिनियम 1892। इस समय भारत के वायसराय लैंसडाउन थे। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। याद रखेंगे, केंद्रीय और विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रारंभ हुआ। इसके बाद भारतीय सदस्यों को, मतलब भारत के लिए जो बजट बनता था, उस बजट पर भारतीयों को बहस करने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय सदस्य को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। इस 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद ब्रिटेन की महारानी के शासनकाल में जो भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में चौथा अधिनियम बना उसका नाम था 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। और 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। 1909 ईस्वी के अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। ये मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे और जो मिंटो थे वह वायसराय थे। मतलब मार्ले और मिंटो के देखरेख में 1909 के अधिनियम का निर्माण किया गया था, तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस समय भारत के जो वायसराय थे वह मिंटो थे। मन में प्रश्न होगा 1909 ईस्वी के अधिनियम के या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की मुख्य बातें क्या थी या विशेषताएं क्या थी। तो आपको बता दें कि 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। मतलब केंद्रीय परिषद में पहले सदस्यों की संख्या 16 थी, लेकिन 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। दूसरा, भारतीय परिषद तथा वायसराय के परिषद में शामिल किया गया। माने भारतीयों को, भारतीय परिषद जिसके अध्यक्ष भारत सचिव होते थे, इस भारतीय परिषद का गठन और भारत सचिव के पद का सृजन 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो इसमें भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा ही दिया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की सुविधा 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा ही दिया गया। मुसलमानों को चूंकि धर्म के नाम पर दिया गया था, अतः अगर आपसे प्रश्न करें कि भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो भारत में पृथक ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा हुआ था। इस 1909 के अधिनियम के द्वारा जमींदारों को चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और प्रेसिडेंसी ऑफ कॉर्पोरेशन को भी पृथक निर्वाचन दिया गया। मतलब जो जमींदार थे उनके लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। जो व्यापारियों का दल था, समूह था, उसको भी अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। मन में एक प्रश्न होगा कि 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के कार्यपालिका में भारतीयों को शामिल किया गया, तो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको बता दें
कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किस पद पर नियुक्त हुए थे? तो विधि सदस्य, मतलब कानूनी सदस्य के पद पर बहाल हुए थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि 1909 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत हुई। तो आपको बता दें कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है, क्योंकि जब सांप्रदायिक निर्वाचक की शुरुआत हुई उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे, इसलिए लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक या पिता माना जाता है। अगले वीडियो में हम लोग 1919 ईस्वी का अधिनियम, 1935 ईस्वी का अधिनियम और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।